सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। दिन का आगाज रोजाना किसी ना किसी अच्छी बात से हो जाना चाहिए और वो अच्छी बात हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर किसी भी कमी की, किसी भी कोताही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तो आज कोशिश कीजिए कि आज का आपका दिन इस अच्छी बात से हो कि किसी का भी दिल मत दुखाएं, क्योंकि दिल की जो तकलीफ़ है, आपके जो अल्फाज हैं, आपका जो लहजा है, आपके जो बात करने का तरीका है, वो शायद किसी भी सामने वाले शख्स के लिए बड़ा तकलीफ दे हो। कहते हैं कि दिल किसी का इतना मत दुखाओ कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सज़ा बन जाएं। तो इसलिए बचें। ज़रूरी नहीं कि आपकी बातों से, आपके लहजों से, आपके किसी भी बोल या अमल से किसी भी सामने वाले का जो दिल दुख रहा है वो आपका ही एज फैलो हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारी ज़िंदगी में आते हैं जिनसे आप बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज उनको कह जाते हैं जिसकी वजह से उनको दिली तौर पर तकलीफ़ होती है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर कुफ्र के बाद सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो है दिल दुखाना। तो सोचिए इस्लाम में कुफ्र कितना बड़ा गुनाह है, इसकी कितनी कड़ी सज़ा है जो मिलेगी। तो अगर कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है तो इसकी तकलीफ़ और इसकी सज़ा किस हद तक हो सकती है। तो आज के अपने दिन का आगाज़ इस अच्छी बात से कीजिए और इस अच्छी बात को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए कि आपके किसी बोल, किसी अमल या किसी भी चीज़ से, किसी भी हरकत से किसी भी दूसरे शख्स का दिल मत दुखे। इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस एपिसोड को भी लेकर आगे चलते हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से कि आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का मौसम किस तरह से रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और कहाँ पर कहा जा रहा है कि कदरे मौसम बेहतर हो सकता है। मौसम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जिंदा दिलाने लाहौर यानी कि शहर जो है लाहौर, उसकी बात करेंगे कि लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। तो याद रहे कि अगर लाहौर के मौसम की बात होगी तो कम से कम दर्जा हरारत 28 रहेगा और से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। वैसे तो इस्लामाबाद के शहर का मौसम हमेशा ही अच्छा रहता है और कहा जाता है कि इस्लामाबाद में ज़रा सी भी गर्मी हो तो फ़ौरन से बारिश हो जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी मौसम की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 तक जा सकता है। रुख करेंगे कराची का, वहाँ का मौसम जान लेते हैं कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 29 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जा सकता है। पेशावर के मौसम की क्या सूरत हाल है? पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कभी पेशावर और कोयटा के मौसम को कहा जाता था बड़ा ही अमेजिंग होता है, वहाँ पर गर्मी इस हद तक नहीं बढ़ती है। अगर गर्मी हो दोपहर में हो जाती है, मगर शाम के औकात में मौसम बेहतर होता है। मगर पेशावर में जो सूरत हाल बताई है उसके बाद कोयटा में भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री हो सकता है। मौसम को तो जो सूरत हाल है उससे मुतालिक हमने अपने देखने वालों को अपडेट कर दिया। कर रहे थे इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी सुहेल भट्टी मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग। कौन से अहम और अच्छे काम इस गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या खबरें हैं आपके पास? जी गुड मॉर्निंग सरवत। एक अच्छा इकदाम लिया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से, जो कि मामला है गैर कानूनी तौर के ऊपर तुर्की जाने वाले पाकिस्तानियों से मुतल्लिक। ये कई सालों से वहाँ पर गिरफ़्तार हैं और तुर्की की जेलों में कैद हैं। तुर्क हुकाम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से मुतअद्दिद मरतबा रब्ता किया गया
कि एक बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया जाए, ताकि जिससे अंदाज़ा हो सके कि कितने लोग पाकिस्तानी हैं और फिर तुर्की के कानून के मुताबिक कानूनी तकाज़े पूरे होने के बाद इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन ये इस मामले के ऊपर गुज़श्ता कई माह से पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। फिर बिलाखिर वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म खान साहब को ख़त लिखा था, जिसके अंदर तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था और तुर्की में कैद पाकिस्तानियों की मुश्किलात से मुतल्लिक भी आगाह किया गया था। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक डायरेक्शन दी और बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद एक रास्ता निकाला गया कि किस तरीके के साथ जो तुर्की में मुकीम पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी हैं और जो कैद हो वहाँ पर जेलों में कैद काट रहे हैं, उनको पाकिस्तान लाया जा सके। उस सिलसिले के अंदर एक समरी इरसाल की गई थी प्राइम मिनिस्टर को, जिसके अंदर पूरा एक प्लान तैयार करके बताया गया कि इस सिलसिले के अंदर एक नादरा ने एक सिस्टम तैयार किया है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तानियों की शहरियत की तस्दीक की जाएगी। क्योंकि तुर्की के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी क़याम पज़ीर हैं जो माजी के अंदर जब वहाँ कुछ उनकी तस्दीक की गई तो उन्होंने वहाँ पर जब गिरफ़्तार हुए कुछ लोग, तो उन्होंने अपनी नेशनलिटी तो पाकिस्तानी बताई, ताहम जब तस्दीक का अमल शुरू हुआ तो पता चला कि वो लोग पाकिस्तानी नहीं है। इस मकसद के लिए नादरा और FIA पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई। नादरा को ये टास्क सौंपा गया कि वो FIA की टीम के हमरा एक सिस्टम मखसूस सिस्टम तैयार करके तुर्की जाएंगे और वहाँ पर तुर्की की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वेरिफिकेशन का अमल शुरू करेंगे। इस सिलसिले के अंदर समरी भिजवाई गई, चूँकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अप्रूवल दरकार थी और उसके साथ जो उसके ऊपर अखराजात उठने थे वो भी हासिल करने थे वजारत ख़जाना से। जिस मकसद के लिए 7 रुकनी टीम तश्कील दी जा चुकी है, जिसमें 4 अफसरान का ताल्लुक FIA से है और 3 का ताल्लुक नादरा से है। इस टीम की तुर्की जाने के से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी हासिल कर ली गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। और इस टीम के जो 7 रुकनी टीम तुर्की जाएगी, इसके जो खर्चात होंगे वो $21,510 होंगे। और इस टीम का इनिशियल मकसद ये है, जो तुर्क हुकाम की जानिब से जो मालूमात वज़ारत ख़ारजा को फ़राहम की गई थी उनके मुताबिक तुर्की की जेलों में तकरीबन 2.5 लाख के लगभग गैर कानूनी तौर पर जो लोग तुर्की है उनको गिरफ़्तार किया गया। ये लोग जेलों में हैं, जिसमें से कहा यह गया कि 50,000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि गुज़श्ता कई दिहाइयों से ये प्रैक्टिस है कि बेशुमार वो लोग जो मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट के उनके हाथ लगते हैं, वो उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं मुस्तकबिल के। और बहुत से ऐसे लोग जो बेरोज़गारी का भी शिकार होते हैं, तो वो यूरोप जाने की भी जो कोशिश करते हैं, तो वो भी तुर्की का ही रास्ता अडॉप्ट करते हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से। तो यूरोप की जानिब से जो सरहदी उनकी निगरानी थी उसको सख्त किया गया। तुर्की ने भी अपने एरिया के अंदर कुछ चेक पोस्टें कायम की और वहाँ पर जब इस सिलसिले को बहुत टाइट किया गया तो ऐसे लोगों को वहीं तुर्की में ही गिरफ्तार किया गया। और कुछ ऐसे लोग थे जो तुर्की में ही गैर कानूनी तौर के ऊपर दाखिल होकर रोजगार का चाहते थे। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब अभी कहा जा रहा है, आपने जो बताया कि ये टीम जाएगी, एक FIA के 4 होंगे अफसरान और नादरा के 3 अफसरान को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। तो क्या इस टीम में कोई नामवर नाम भी शामिल है जिससे मुतालिक हम कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले भी ये काम किया हो या इससे मुतालिक वो खास एक सलाहियत रखते हो? और इसके साथ साथ ये जो टीम जा रही है इसका दौरानिया कितना होगा, इनका स्टे कितनी देर के लिए होगा वहाँ पर, कब तक अपना ये काम मुकम्मल करके वापस आएंगे? जी देखिए, इसके अंदर जो FIA की टीम है उनके नाम हमारे पास अफसरान के मौजूद हैं। चूँकि FIA के अफसरान के पास उनकी एक्सपर्टीज़ तो हैं, वो जो इलीगल माइग्रेंट्स को डील करते हैं, तो उनके पास तजर्बा मौजूद है। जो FIA के 4 लोग हैं उसके अंदर हम उनके अफसरान के नाम शेयर कर सकते हैं, जिसमें बाबर बख्त कुरैशी हैं, डायरेक्टर हैं FIA के और इसी शोबे के अंदर वो महारत रखते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मुफख्खर अदील, ये एडिशनल डायरेक्टर हैं इमिग्रेशन के, उनका तजर्बा ही इमिग्रेशन के शोबे से मुतल्का है। उसके बाद रब नवाज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उसके बाद सज्जाद बाजवे हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं और ये भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उनको डील करते रहे हैं। तो इस टीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ पर जाके पाकिस्तानियों की वेरिफिकेशन की जाए। वेरिफिकेशन करने के बाद वजारत दाखिला को ये रिपोर्ट अरसाल की जाएगी। वजारत दाखिला, वजारत खारजा और तुर्क गवर्नमेंट के मबैन हतमी कम्युनिकेशन के बाद फिर इन पाकिस्तानियों को तुर्की से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भट्टी साहब, आपने हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत अहम खबरों के हवाले से अपडेट किया। मगर इसकी अगर अपडेट करने की हम बात करते हैं तो कल हमारे शो में अपडेट भी किया गया था और प्रेडिक्ट भी किया गया था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा था और अवाम की नज़रें लगी हुई थी इस मैच से मुतालिक कि पाकिस्तान इसमें विन करेगा या फिर अनफॉर्चुनेट हमें कुछ और नताइज देखने को मिलेंगे। तो बेहतरीन सी बात यह है कि कल तो मज़ा आ गया। हमने वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखा कि पाकिस्तान ने
बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस शो की है और न्यूजीलैंड से मुतालिक कहा जाता है कि अनबीटेबल टीम है, इसको बीट करना बड़ा मुश्किल होता है और शायद नामुमकिन भी कहा जाता है। मगर कल तो बेहतरीन हो गया काम और हमने देखा कि पाकिस्तान ने सरफराज के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था, मगर सरफराज कहा जाता है कि अनफिट हैं और मैचेस खेलने के हवाले से कहा जा रहा था कि उनके नहीं खेलने चाहिए, उन्हें कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। मगर कल हमने जिस तरह से उन्होंने शॉट्स पकड़े और जो परफॉर्मेंस पूरी टीम की हमें नज़र आई, जो हमें एफर्ट नज़र आई, जो हमें एक टीम वर्क नज़र आया, वो बेहतरीन था। और नहीं कहा जा सकता कि सरफराज अनफिट हैं, सरफराज बिल्कुल फिट है। कुछ चीज़ें होती हैं वो बुरी लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं और स्पेशली हमारे हीरोज़ को, हमारे लेजेंड्स को, हमारे क्रिकेटर्स को, ये हमारे हीरोज़ होते हैं, इनको हीरोज़ ही समझें। गलतियाँ सबसे होती हैं, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं कि आप वो चीज़, वो पैशन शो नहीं कर पाते जो आपको यकीनी तौर पे करना चाहिए। एक प्रेशर भी होता है, एक बर्डन आता है पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का, अपने उन तमाम हीरोज़ के ऊपर जो क्रिकेट के मैदान में लड़ रहे होते हैं उस ट्रॉफ़ी के लिए, उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखी, कैप्टन है हमारे सरफराज, उनसे मुतालिक तजलील मत करें उनकी। बहुत बुरे बुरे जुमले कसे गए, इवन कि वो अपनी फैमिली के साथ थे, अपने बेटे के साथ थे। तो लोगों ने जिस किस्म के अल्फाज गए, जो बातें की और फिर बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए, तजलील मत कीजिए। अगर कभी हम अनफॉर्चुनेटली मैच को हार भी जाते हैं तो इसका मकसद ये नहीं होता कि आप आउट हो चुके हैं, आप मैदान में आपकी कोई जगह नहीं बची या आपका जीने का हक़ ख़त्म हो जाता है। लोग इसी तरह से करते हैं कि आपको जीने का हक़ ही आपका ख़त्म कर देते हैं। आप अकेले में उनसे बात कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे उनसे मिल सकते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप वीडियोस बनाएं और टॉन्ट करें इस किस्म के अल्फाज के जो आप नॉर्मल रूटीन में इवन कि अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के बीच में बैठकर आप नहीं करते। तो अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में तो जाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। घरेलू मुलाजमीन की जब हम बात करते हैं तो वो हम सब के घरों में मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर अगर कम सिन बच्चों की बात करते हैं तो वो यकीनन हर घर के अंदर मौजूद हैं। काम करने के लिए जो मासियाँ आपके घर में आती हैं, जो मुलाजिम आते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अपने साथ वो अपने छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं और कम सिन बच्चों में लड़कों की तादाद कम होती है, बल्कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको माएँ कोशिश करती हैं अपने साथ घरों के अंदर ले जाएँ। और फिर हमारी भी सोसाइटी में ऐसा हमें देखने में आता है कि हमारे घरों में कोशिश की जाती है कि कम सिन बच्चियाँ जो हैं उन्हीं को रखा जा सके। तो दोनों फैक्टर्स आपके सामने रखेंगे, बड़ा ये भी देखने में आता है मुख्तलिफ किस्म के इन बच्चों के गैंग्स भी बन चुके होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं और उन बच्चों के ज़रिए मुखबरी भी करवाई जाती है। बहुत सारी ऐसी वारदातें भी होती हैं जो आए रोज़ हमें सुनने में मिलती हैं कि किस घर में क्या हो गया, किस गैंग ने क्या कर दिया। मगर इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमें कमसिन बच्चों के ऊपर तशद्दुद भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर ये रेशो हमें बहुत कम ना होने के बराबर नज़र आती है, मगर कम सिन बच्चों की बात करते हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियों की तादाद ज़्यादा होती है, उनके ऊपर तशद्दुद का फैक्टर आए रोज़ देखने को मिलता है। कभी उनके जिस्म के अज़ा को तोड़ दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है, कभी आँखें ख़राब हो जाती हैं, बाल काट दिए जाते हैं, कई दिन जंजीरों में बांध के रखा जाता है। तो इस पर बात करेंगे कि हमारा कानून क्या कहता है इन कम सिन बच्चियों को या बच्चों को रखने के हवाले से, और ऐसे क्या ज़रूरत है कि अब ये ट्रेंड अपना ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि औरतों की कोशिश है कि सबसे ज़्यादा कम सिन बच्चियाँ उनके घरों पर हों। आप अपने बच्चे को खुद नहीं संभालते बल्कि उसके लिए कोशिश करते हैं कि एक बच्ची आए और वो 24 आवर्स आपके साथ मौजूद रहे। फिर बच्चों के खाने की, उनके खुराक के बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमारा कानून क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, एक साइकोलॉजी है, एक सोसाइटी ने जो एक मिथ बना ली हुई है वो क्या कहती है। और इसके साथ साथ अगर किसी घर में मेड को फराहम किया जाना है
तो उसका तरीक़ेकार है या नहीं, अगर कोई तरीक़ेकार मौजूद है उसको फॉलो किया जाता है या फिर नहीं, या हम लोग अपने घरों में जो मासियाँ रखते हैं उसके लिए उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। अगर इस तरह की किसी सूरत हाल का सामना आपको या आपके इर्द गिर्द आपने कभी भी ऐसे कोई वाक़े देखे हों तशद्दुद के, या फिर इस तरह की कि कोई वारदात हुई हो, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल मिलाइए। आपने जो आंखों से देखा या फिर सुना और आपके इर्द गिर्द हुआ वो हमारे साथ वाक़ा शेयर कीजिए। हमारे साथ तो हमारे मौजूद मेहमान होंगे जिब्रान नासिर साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। जिब्रान आपको वेलकम करेंगे। डॉक्टर वजीहा ज़फ़र हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर आपको भी डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे। इसके अलावा अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, ये मेड फराहम करते हैं, इनसे जानेंगे उसका तरीक़ेकार क्या होता है। सबसे पहले जिब्रान नासिर साहब की तरफ चलते हैं। जिब्रान, हमारा कानून क्या कहता है? सवालात तो बाद में उठेंगे रखने के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से, मगर सबसे पहले ये बताइए हमारा कानून क्या कहता है बच्चों को घरों में रखने के हवाले से? देखिए, कानून तो बहुत सारी अच्छी बातें बताता है। सिर्फ पंजाब के सूबे में जो है डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है, जिसके वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर दिया, जिसके तहत जुर्म है 15 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने घर के अंदर एम्प्लॉय करना। इसी तरीके से जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कवानीन हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, वो आज के नहीं वो 90 की दहाई के मौजूद हैं। मगर बात इतनी सी है कि हमारे सामने आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हम सबके घरों में ये होता है। हो सकता है आपके और मेरे घरों के अंदर ना होता हो, मगर हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों के घरों में ये होता होगा, और हम वहाँ जाते हैं तो या हम खामोशी इख्तियार करते हैं या हम उसके ऊपर बात करना बंद कर देते हैं, नज़रें फेर लेते हैं। इसे हम अपनी बुज़दिली कहें, मजबूरी कहें, हमने क्या कहते हैं रख रखाव रखना है, किसी के पता तनकीद नहीं कर सकते, मगर आखिर में जो भी हमारी मजबूरी है उसका खमियाजा जो है वो बच्चा ही उतार रहा होता है। दूसरी तरफ मैं इसमें एक बात और ऐड करूँगा कि आजकल रात को जब भी शोज़ होते हैं प्राइम टाइम के, हम बजट पे बहुत चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से हम महंगाई पे बहुत चीख रहे हैं। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगा। इस महंगाई का बोझ सबसे ज़्यादा सबसे गरीब तबके पे जाता है। वो गरीब तबका जो पूरा महीना गुजार नहीं पाता बगैर उधार लिए, और उसी उधार को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं वो ढूंढता है अपनी औलाद के लिए कि उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। और यकीनन ये भी जहन में रखिएगा कि आप और मैं शायद बचपने की बात इसलिए कर सकते हैं चूँकि हमारे वालिदैन ने हमें बचपना दिया था। हम स्कूल जाते थे, खेलते कूदते थे। ज़्यादातर जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके अपने वालिदैनों का भी चाइल्डहुड नहीं होता। हमें इसको 2-3 अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि किसी वालिदैन के लिए वो बच्चा जो है पैसे बनाने की मशीन है, मगर वो वालिदैन ख़ुद किस चीज़ से गुजरे हैं, ख़ुद कितना उनका एक्सपोजर है, कितना इन चीज़ों से हसासियत से वो आशना है, और दूसरा उनकी अपनी मजबूरी क्या है। और ये भी सच्चाई है हमारे माशरे के अंदर कि अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरी औलाद जिस घर में काम कर रही है वह दिन रात AC चल रहा होता है हॉल के अंदर, वो घर में 3 वक्त का खाना देते हैं, ईद के ऊपर या नए साल के ऊपर एक नया जोड़ा भी दे देते हैं, और मैं ये कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी औलाद के लिए। तो हम इसको ये भी देखें कि हमें उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली ये क्रिमिनल एक्ट है, बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। एक बच्चे को ऐसी कहते हैं एनवायरनमेंट में ग्रो अप करना जहाँ बड़े भाई का कहना मानना, अब्बू का कहना मानना, अम्मी का कहना मानना एक और बात है, किसी का इसलिए कहना मानना चूँकि वो मालिक है, वो वरना तनख्वाह देगा, ये नहीं कि वो आपका कोई सगा है। उस सबऑर्डिनेट जहन को फिर आप लेके आगे ग्रो कर रहे हैं, उसको गुलामी की जहनीत के अंदर आपने मुब्तला कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे जो अच्छी और अहम बात आपने की है वो ये कि जिब्रान, मतलब आप महंगाई की ये सूरत हाल बन गई है, शायद पेरेंट्स का भी ये होता है कि बच्चा उस घर में काम करे, लेकिन हम डॉक्टर वजीहा ये देखते हैं कि बच्चों को काम के लिए तो भेज दिया जाता है, मगर उनका जहन भी किसी ना किसी हद तक मुतासिर हो रहा होता है। वो जो पेरेंट्स है वो भेज देते हैं, बड़ी अमाउंट पे पकड़ लेते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि उन बच्चों की मौजूदगी का आपके या उनके जहन पर क्या असर हो रहा है, आपका घर कितना मुतासिर हो रहा है। इस चीज़ को हम पसे पुश डाल देते हैं, मगर मासी रखने के लिए हम सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, हमें मासी भी रखनी है। तो साइकोलॉजी ये क्या है इन लोगों की कि अगर छोटे बच्चों को ये भेज भी देते हैं तो उसमें कौन सा फैक्टर आपको लगता है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है? अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखी जाए कि डिसएडवांटेजेस एक चीज़ के पहले देखे जाने चाहिए। हम लोग अपनी सहूलत देखते हैं, आजकल जो लिविंग स्टाइल है उसमें नो डाउट के ज़रूरियात बढ़ गई हैं, और मेड्स की स्पेशली, क्योंकि घर में एक बहुत बड़ा सेटअप चल रहा होता है, छोटा सेटअप भी हो, सेक्युलर फैमिली सिस्टम भी हो, उसमें भी ज़रूरत पड़ी होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब पहले की निस्बत डिफरेंट हो चुकी हैं। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हम वैसे जॉब के मामले में, फ्रेंड्स के मामले
मामले में, कंपनी के मामले में, अपने बच्चों को की कंपनी के मामले में, अपने घर के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत मोहतात होते हैं। लेकिन जहाँ मेड रखने की बात आती है वहाँ हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा गुलामी, किसके ऊपर हम डांट सकते हैं, किसके ऊपर हम रोब रख सकते हैं, तो हम वो चीज़ वो प्रेफर करते हैं। हमारी प्रेफरेंस पे बहुत डिपेंड करता है। तो जब हम ऐसी सोच रख के एक मेड रखते हैं या एक बच्ची को घर लाते हैं या बच्चे को घर लाते हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा मौके की तलाश में रहेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसकी सोच डिफरेंट होगी और उसको जिस किस्म का माहौल मिलेगा उस पर भी बहुत मुतासिर करेगा। और पहली चीज़ ये सोचते हैं, अक्सर घर वाले ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हम जो हैं, जो बच्चा हमने रखा है उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जो खाते हैं वो दे रहे हैं, उसके बावजूद वो बच्चा जो है चोरी कर रहा है या हमारे बच्चों को मार रहा है। तो अगर ये देखा जाए, जैसे भी बात की गई कि उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, हम उसको अपने बैकग्राउंड से, वो जो जिन लोगों को एक अच्छा बैकग्राउंड मिला, एसी में लेट रहे हैं, खाना पीना अच्छा है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूलिंग है, हर बिहेवियर पे नज़र रखी जा रही है, उससे बहुत डिफरेंट है। वो बच्चा एक डिफरेंट माहौल से आया है। तो आपने जब ये भी एक क्वेश्चन किया था और एक टॉपिक का एक बुनियाद रखी थी बेसिक के रखने के लिए मेड, क्या आपको क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम कोई क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं करते। हम देखते हैं कि कौन कम पैसों में बच्चा हमें या बच्ची हमें पूरे दिन के लिए या रहने के लिए दे सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया ही जब गलत होगा तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी गलत होंगे। अब वो जो बच्ची है या वो जो बच्चा है, उसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि वो उस बच्चे की अपनी आदत कैसी हैं, या घर वालों से थोड़ी पर्सन इन्फॉर्मेशन ले लेता है, हम बस पेमेंट के दे के और बच्चे को रख लेते हैं। उससे जो घर का माहौल है वो इतना ख़राब होता है, बेसुकूनी होती है, चीज़ें चोरी होना, या बच्चों जो छोटे बच्चे घर में होते हैं उनके इतने केसेस सामने आए हैं। तो उस चीज़ को अगर हम प्रेफर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स भी गलत होंगे। हमें वजह एक क्राइटेरिया जिसको फॉलो करना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने घरों में जब मेड रखते हैं ना उसकी एज को देखते हैं, और कोशिश होती है 24 आवर्स के लिए हमें चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त अमानुल्लाह साहब भी हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह, आप ये बताएगा, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और क्या क्राइटेरिया होता है जिस तरह से आप मेड किसी के घर के लिए रखवाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, मालिकान की तरफ से क्या डिमांड्स होती हैं और उनको किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है, एज के लिमिट्स किस तरह से आप लोग तय करते हैं, उसका तरीक़ेकार हमारे साथ शेयर करें। देखिए जी, जो मालिकान की तरफ से डिमांड की जाती है, अक्सर तो वो यही की जाती है कि छोटे कम उम्र के बच्चे या बच्चियां हमें दी जाएं, क्योंकि उनसे काम करवाना आसान होता है। ठीक है। जैसे मालिकान कहेंगे उसी तरीके से वो काम करते हैं। और दूसरा रहेगी बात कि मैं एक अफसर काम कर रहा हूँ, काम मुझे करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो जब से मैंने देखा कि ये मीडिया के ऊपर कि ये जो बच्चों पर तशद्दुद का और ये चोरियों का, ये मुखबरियों का सिलसिला चल रहा है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो लोग ये रखते हैं, क्योंकि हर बंदा तो गलत नहीं होता। अब तो ये रियलाइज़ किया कि इस तरह का काम करना चाहिए कि जाहिर सी बात है अगले बंदों ने मेड रखना, मुलाजिम रखना या रखनी है, तो उसके लिए उनको ऐसी प्रोवाइड की जाए सर्विस कि बंदे को पता हो कि ये सही है, गलत ना मालिकों की तरफ से और ना ही मुलाजमों की तरफ से। उसका तरीक़ेकार क्या होता है अमानुल्लाह साहब, मतलब तरीक़ेकार क्या है? अगर आप किसी के घर में मेड रखवा रहे हैं, उसके लिए आप क्या प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हैं, या जिनके घर आप भेज रहे हैं उनका डेटा से मुतालिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है? एक प्रोसीजर होता है पूरा, अगर आप किसी के घर में कोई बच्चा या बच्ची भेज रहे हैं। यानी कि हम अगर किसी के घर भेज रहे हैं तो उसे पहले तो जो जिसको हम भेज रहे हैं उसकी टोटल वेरिफिकेशन करते हैं कि वो कहाँ से है, क्या है, उसके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं, जो उसको आगे काम करवा रहा है वो बंदे ठीक हैं, और जो दूसरे जो रख रहे हैं उनकी तरफ से भी देखते हैं कि वो किस तरह के हैं। अच्छा, कोई आईडी कार्ड्स वगैरह लिए जाते हैं जिनके घर आप भेज रहे हैं, जिनके बच्चों को आप भेज रहे हैं उनके पेरेंट्स हों, या कोई फॉर्म फिल कराए जाते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये छोटे छोटे से बच्चे हमारे घरों में जाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, घर के बर्तनों को हाथ लगाते हैं, पूरे घर में ही घूम रहे होते हैं, इनका कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं आपके बच्चे की सेहत को देखा जाए? क्योंकि बिल्कुल कम सिन होते हैं और सेहत और जान इन बच्चों में नहीं होती, इनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए कोई टेस्ट आप लोग करवाते हैं या रिकमेंड करते हैं कि ये करवाएं, उसके बाद ही फिर आप इसको अपने इदारे से आगे कहीं पर भेजते हैं? जी, टेस्ट तो हम करवाते हैं। अच्छा। तो इसको रिकमेंड भी करते हैं कि करवाना चाहिए, जो भी रखता है उसे फ़ायदा ये होता है कि आप देखें कि अगर उस बच्चे को या उस मुलाजिम को
अगर कोई बीमारी है तो वो आपके बच्चों को उसने संभालना है, उसने आपके खाने पकाने में काम करना है, तो वो बीमारी आप में मुंतकिल ना हो जाए। मोहलक बीमारियां भी होती हैं क्योंकि अच्छा, मालिकान की तरफ से ये डिमांड आती है कि इन बच्चों का मेडिकल टेस्ट जो करवाया है उसकी रिपोर्ट दे दें या कुछ दिखा दें या कुछ पता हो अक्सर हमें? की तरफ से तो नहीं आती, लेकिन हम अपनी ये करवाते हैं क्योंकि बाद में, क्योंकि हम तो बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाते हैं जी, जी, जी। ना, तो उन्होंने तो हमें पकड़ना है, इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी के लिए और मालिकों की यानी कि उनके पार्टी की उसके लिए उनके कंफर्ट लेवल लेवल के लिए हम ये जो है करवाते हैं मेडिकल ठीक है, वगैरह। ये नहीं मेडिकल टेस्ट आप करवाते हैं। अच्छा जिब्रान, हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जब किसी के घर में रखवाते हैं, एज अ मेड रखवाते हैं कम से बच्चों को, उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो 6 महीने और साल का एक तय करते हैं मुआवजा और उसके बाद ले लेते हैं मुआवजा, उसके बाद ना बच्ची का पता करते हैं, अगर बच्चा रखवाया तो उसकी खबर नहीं लेते। तो ऐसा क्यों होता है? कई कई महीने जो है वो बच्चा किस हाल में है, खाया पिया नहीं किया, मालिक ने तशद्दुद किया नहीं किया, मेरे बच्चे को कैसा रखा, तो ये भी एक फैक्टर हमें अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मालिकान की तरफ से भी कहा जाता है आप एक अमाउंट खास ये मुआवजा रख लें, उसके बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं इस बच्चे के साथ, जब इसका वक्त पूरा हो जाएगा फिर आएंगे और आप अपना बच्चा ले जाएंगे। ये भी तो हमें फैक्टर नज़र आता है। देखिए मेरे ख़्याल में ज़्यादा इसमें जो हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं वो रोशनी पहलू डालेंगी, जो कि आपने जो सवाल पूछा है वो नफ्सियात से है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक जहनीत होती है ग़ुलामी की, वो नस्ल दर नस्ल अगर ट्रांसफ़र हो रही हो तो यकीनन एक अगर इंसान को लगता है कि मेरे पे भी तशद्दुद किया जा सकता है, जुल्म किया जा सकता है, तो मेरी औलाद भी उन्हीं की ग़ुलाम है, वो ये काम कर सकते हैं। अगेन वो कैफियत क्यों पैदा होती जो कि समाज की कुछ रवायात हैं और जो हमारा क्लास सिस्टम है इकॉनमी को लेके, जो अमीर गरीब का फ़र्क है, जैसे अमीर जो है मुसल्लत करता है अपने आप को गरीब के ऊपर। मगर मैं इस वक्त एक और बात करूंगा। देखिए हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव तबका है जो कि अक्सर आइन की बात करता है, मैं भी आइन की बात करता हूँ, मैं उस तबके से अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि बिलोंग करता हूँ, मगर उस आइन में कुछ और बहुत सी बातें जिनको हम बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं और अगेन अपने घरों में नहीं देखेंगे। मैं इस वक्त उन पे जिम्मेदारी कम डाल रहा हूँ जो अपनी औलाद को नौकरी के लिए भेज रहे हैं, और उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा डाल रहा हूँ जो उन बच्चों को नौकरी के लिए रख रहे हैं, जिनमें अगेन वो पढ़ा लिखा तबका आता है, वो हैफ़्ज़ वाला तबका आता है। आर्टिकल 11(3) हमारे आइन का कहता है कि जी 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो फैक्ट्री में नहीं काम कर सकता, वो माइंस में नहीं काम कर सकता, किसी ऐसी जगह पे जिसको हैज़र्डस समझा जाए नहीं काम कर सकता। मगर कानून अब तक इस नहज पे नहीं पहुंच पाया, जूरिस्प्रूडेंस हमारी डेवलप नहीं हो पाई कि क्या हम डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी, घरेलू जो हमारी क्या कहते हैं हम उनसे काम करवाते हैं, उस माहौल में भी कोई हम हैज़र्डस एनवायरनमेंट, चूँकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से हमने देखे हैं जो केसेस बच्चों की मौत वाक़ई हुई है तशद्दुद की वजह से घरेलू एनवायरनमेंट के अंदर, कि जो मालकान थे उस बच्चे पे तशद्दुद कर रहे थे, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हैज़र्डस एनवायरनमेंट हो सकती है। तो दूसरी जगह जहाँ पर यह कहा जाता है कि 14 साल से कम बच्चा एम्प्लॉय नहीं होगा, वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हुकूमत जो है इंश्योर करेगी कि 5 से लेकर 16 साल तक के हर बच्चा जो है तालीम हासिल करेगा, जो कि आर्टिकल 25 है। अगर आप यकीनी तौर पर बच्चे को सुबह स्कूल भेज रहे हैं 6-7 घंटे के लिए, तो वह तो लेबर कर ही नहीं रहा, मगर वहाँ पे भी अपना काम हुकूमत पूरी नहीं कर रही और हम भी हुकूमत को पुश नहीं कर रहे। और फिर आर्टिकल 37 है जो कि कहता है कि हुकूमत का एक काम होगा कि वो सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करेगा और ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों के लिए यकीनी बनाएगा कि वो किसी ऐसी जगह पे काम ना करें जो उनके जेंडर, सेक्स या उनकी एज के हवाले से जो है वो मुनासिब ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हमारे कानून में हैं, आइन के ज़रिए, आइन की रूह के ज़रिए तमाम आगे मज़ीद कानून फॉर्म होते हैं, तशरीह होती है। मगर क्या हमारा माशरा उस तरफ जा रहा है? हम खुद जो जनरली जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, क्या हम खुद जहाँ हमारे दस्तरास में है कि हम आइन की रूह को अपने घर में कम से कम इम्प्लीमेंट कर सकें, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जिब्रान, आइन की बात हम बहुत करते हैं, हम अपने स्टेटस की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, हम रियासत की जिम्मेदारियों की बात तो बहुत करते हैं, मगर ये अलमिया है कि ये तमाम जो जड़ें हैं, ये तमाम बीमारियां जो फूटी हैं, इसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कोताही ज़रूर हुई है। मगर डॉक्टर वजिया, जिस तरह से जिब्रान ने भी कहा था आपसे, ये तो एक रुख हो गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ते हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं होता, 6 महीने साल बाद आते हैं, बच्चों को या तो ले जाते हैं या फिर मज़ीद मुआवजा पकड़ते हैं और बच्चा वहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरा रुख ये भी है कि हम देखते हैं कि मालिकान तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ होता, मगर बच्चे खुद को ज़ख्मी कर लेते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, हमारे बच्चे को मारा, हमारे बच्चे के साथ ये कर दिया, हमारे बच्चे को खाना नहीं दिया। इस किस्म की ब्लैकमेलिंग भी हमें देखने में मिलती है, पैसे भी वसूल करते हैं और उसके बाद फिर मालिकान को ब्लैकमेल भी करते हैं। वो इज़्ज़तदार जो भी कोई घर होगा वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उनकी ब्लैकमेलिंग में भी आ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर हमें बहुत ज़्यादा अब नज़र आता है।
बिल्कुल, ये फैक्टर बहुत कॉमनली बल्कि सोसाइटी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे घर में वो लोग पहले असेस भी करते हैं, जो मेड जो बच्चे अपने देते हैं वहाँ पे वो लोग ये भी असेस करते हैं लोगों को कि जिनके यहाँ भेज रहे हैं वो लोग कैसे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि ट्रायल पीरियड ज़रूर रखना चाहिए, 1 वीक 2 वीक्स का एटलीस्ट। जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर इनको हायर कर रहे होते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि क्या ये बच्चा आपको ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सर पे एक मुसीबत रख लें या डाल लें और बाद में आपको पछतावा हो अपने फ़ैसले पे। तो थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा तहम्मुल से ये फ़ैसला लिया जाए। और नो डाउट कि इस तरह के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं जिसमें ना सिर्फ बच्चे खुद को बल्कि वो जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको डरा धमका के उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं और बाद में ये चीज़ बहुत जब बाद में ओपन होती है तो बात बहुत आगे तक निकल गई होती है। तो ये सब चीज़ें अगर बहुत पहले पकड़ ली जाएँ, क्योंकि डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेजेस हैं और अगर हम मेंटली प्रिपेयर रहें तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हुए पहले से ही चीज़ों की हिकमत अमली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये माइंडसेट रख लें कि नहीं अब हमने रख लिया है और उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस फैमिलीज़ के साइड से आ रहा है वो डिपेंडेंसी है। मतलब अगर एकदम से उस बच्चे को लेके जाने के लिए आ जाते हैं फॉर नो रीज़न, ये भी होता है फॉर नो रीज़न, तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि आप फ़ौरन से कोई दूसरा बच्चा ढूंढने की तलाश में रहते हैं कि कोई दूसरा बच्चा मिल जाए और घर का जो इन्वायरमेंट है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फिर से चल पड़े। तो ये भी एक डिपेंडेंसी का एलिमेंट मजबूर कर देता है, क्योंकि बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। तो अगर थोड़ा सा इन पर रोशनी डालें और देखें कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जो हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रही है, तो फिर ही हम कोई हल निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही जाएगी और दोनों साइड से बच्चे के ऊपर तशद्दुद हो या बच्चे खुद कोई इस तरह के अमल करें, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो बेहतर है कि पहले ही जो स्पेशली पढ़ा लिखा तबका है वो इस चीज़ पे नज़र डाले कि कहाँ पे गलती हो रही है। बिल्कुल, ये इस पर नज़र डालने की तो बड़ी अशद ज़रूरत है, मगर हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर मालिकान को ये पता होता है कि हमें घरेलू मुलाजिम चाहिए, हमें काम करने वाले बच्चे या बच्चियाँ चाहिए, तो वहाँ पर उनको भी पता होता है कि अब ये इनकी मजबूरी बन चुकी है, तो वो उसी तरह से उस फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं या तो फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे माशरती और मौशी मसाइल हमारे सामने देखने में आते हैं, शायद जिन पर ओपनली डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ देंगे, सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर तशद्दुद का कोई वाक़ा पेश आता है तो ये थर्ड पार्टी का रोल किरदार ये अदा करते हैं, तो ऐसे सूरत में इनका इदारा क्या करता है या इनके पास क्या क्राइटेरिया मौजूद होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चूँकि घरेलू मुलाजमीन और ख़ासतौर पर कम सिन जो बच्चे होते हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि उनके से मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको बैठ के हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं जिनसे मुतालिक बात करते हुए इंसान कई मरतबा सोचता है, क्योंकि आप कम सिन बच्चों को इसी तरह से छोड़ जाते हैं, पेरेंट्स उनसे मुतालिक बात नहीं करते। अभी जिब्रान नासिर साहब की तरफ चलेंगे, वो ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, इस गुफ्तगू को फिर मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी जिब्रान, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा बहुत एहतराम के साथ कि हम इस गुफ्तगू के अंदर जो एम्प्लॉयर है उसका फैसिलिटेशन फैक्टर क्यों ढूंढ रहे हैं। ये कहना कि जी वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, पहले बच्चे रख लेते हैं या फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं और फिर उस वजह से उनको आके जो बच्चों के वालिदैन हैं वो ब्लैकमेल करते हैं। बात इतनी सी है कि ये वही ख़ानदान है जो एक कमसिन बच्चे को जानते हुए कि इसको स्कूल जाना चाहिए मगर ये स्कूल नहीं जा रहा, जानते हुए कि इस वक्त इसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट में होना चाहिए, उससे जो है एक आप मुशक्क़त करा रहे हैं, उसके अंदर फिर हम कह रहे हैं कि जी उनके साथ ऐसा होता है। बात तो इतनी सी कि जो पढ़े लिखे ख़ानदान हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प, वो क्यों बच्चों पे इसरार करते हैं कि हमने बच्चे हायर करने हैं। हमारे यहाँ अगर हमारे पास ये इशूज़ हैं कि जी बच्चे संभालने हैं तो वर्किंग वुमेन के लिए हमें पुश करना चाहिए, मैटरनिटी लीव के लिए उनके लिए ज़िंदगी उससे आसान बनानी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मेड्स इस्तेमाल होती हैं और हायर होती हैं। दुबई में जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं वो मेड्स रखते
जाते हैं, वहाँ तो कमसन बच्चे आपको नज़र नहीं आते, वहाँ जाके सडनली पाकिस्तानी कैसे सही हो जाता है, और पाकिस्तान की अंदर ही पाकिस्तानी की जो है कि तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात क्यों पूरी की जाती हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हम मेड रख लेते हैं और प्रॉपर उस एज की रख लेते हैं जिस लीगल एज की होनी चाहिए, तो पाकिस्तान में क्या खास ज़रूरत है बच्चों पर इसरार करने की? क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपसे पूरी मिनिमम वेज नहीं मांग सकता, चूँकि कमज़ोर है। वो बच्चा आपसे अपना प्रॉपर हक नहीं मांग सकता, आपका कोई नाजायज़ हुक्म नहीं डाल सकता चूँकि वो कमज़ोर है। वो बच्चा आपके सामने कोई आवाज़ ऊंची नहीं कर सकता अगर आप पे तशद्दुद करें चूँकि आप कमज़ोर हैं। तो आपने एक कमज़ोर इंसान का फ़ायदा उठाना है, कमसन बच्चे का फ़ायदा उठाना है। हमें इस चीज़ को कम्प्लीटली आउटराइट कंडेम करना चाहिए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। मगर जिब्रान, हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर से मुतालिक स्टेट हमारी बड़े ज़ोरों से बात करती है, ये भी तो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आ जाता है, मगर यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर साहब जिस तरह से बात की है जिब्रान साहब ने कि हमें बहुत सारे फैक्टर्स को भी देखना चाहिए और एक बेहतर माहौल देना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली एक ज़ोर तो बच्चों के ऊपर होता है, दूसरा हमारे पास कोई ऐसा माहौल नहीं होता कि हम उस बच्चे को दे सकें क्योंकि वो कमज़ोर है। बिल्कुल ये सही बात है, वो कमज़ोर है, वो अपना राइट आपसे नहीं मांग सकता, वो उसे जो चीज़ चाहिए वो आपसे डिमांड नहीं कर सकता, जो आप उसके साथ ज़्यादती करते हैं वो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता। शायद यही वजह है कि हमें अपने घरों में छोटी उम्र के बच्चे चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स काउंट हैं। उसमें ये भी एक फैक्टर है कि उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी अपनी आसानी और हमारी अपनी सहूलत कहाँ पे होती है। नेचुरल सी बात है कि जब आप किसी बड़े पर्सन को रखते हैं 16-17 अबव जिसकी एज है, उसके ऊपर आप एक दफ़ा बोलेंगे तो वो 2 जवाब आपको और मुंह पे देगा और तीसरे दिन हो सकता है आए ही नहीं। तो जो बच्चे हैं उनके ऊपर आप अपना एग्रेशन भी निकाल सकते हैं, बाहर ऑफिस से थके हुए हैं तो वो गुस्सा भी उन पर निकल सकता है। अगर फीमेल हैं तो वो घर के काम और कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो अपने बच्चों का गुस्सा उन पे निकाला जा सकता है। तो बहुत सारा अपना जो अंदर का हमारा एग्रीविएट हुआ गुस्सा है वो उन बच्चों पे निकल रहा होता है। तो हमारी अपनी जब साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो हम बच्चों पे वो उस चीज़ को इम्पोज कर देते हैं। तो डेफिनेटली जब एक बच्चा घर में मौजूद है, वैसे भी देखा जाए मोस्टली जितने केसेस हम देखते हैं उनमें अगर ये देखें तो बच्चे को बड़ा कमज़ोर एक आइडेंटिटी हम तस्वुर करते हैं, और डेफिनेटली जो पर्सन जो आइडेंटिटी कमज़ोर तस्वुर करते हैं उसके ऊपर हम उतना ही ज़्यादा अपना रोब जमाते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा जो जवाबन उस चीज़ में बदतमीज़ है तो आप ये देखेंगे कि उसके ऊपर करने से पहले सोचते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करने से पहले उसको फ़ौरन से भेज देते हैं कि भाई आप इसको नहीं हम रख सकते। क्यों? क्योंकि वो बच्चा दबता नहीं है, वो बच्चा अपना डिफेंस खुद करता है। ऐसे बच्चों को रखते भी नहीं है, या अगर रख लें तो उसके ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या मामला बहुत हद तक चला जाता है आगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखी जाए कि आप पढ़े लिखे हैं, आप एक चीज़ को आप खुद को डील नहीं कर पा रहे, आप उस बच्चे को डील नहीं कर पा रहे, तो गलती कहाँ पे हो रही है? उस बच्चे के साथ हो रही है या वो बच्चा खुद कर रहा है? तो गलती का जो पैमाना है वो अगर ठीक कर लिया जाए तो बहुत सारे मसलों का हल। हम बहुत सारी चीज़ें लापरवाही में भी कर रहे होते हैं। एक तो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, हम उससे हट के बात करें। यहाँ पे वो घर जहाँ पे पढ़े लिखे अफराद हैं वो जो हायर कर रहे हैं वो ये मिस्टेक बहुत कॉमनली कर रहे हैं और उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि वो गलत कर रहे हैं। जिम्मेदारी उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, अपने घरों में कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से का काम घर में मौजूद मुलाजमीन करें। ये जिम्मेदारी स्टेट की है, ये जिम्मेदारी आपकी मेरी हम सब की है। ये जिम्मेदारी उन इदारों की है जो कि घरों के अंदर मेड को फराहम करते हैं। ये जिम्मेदारी हर उस शख्स की है जो अपने इर्द गिर्द इस किस्म की चाइल्ड लेबर को देखता है। तो इन तमाम तर मामलात को मिलजुल कर हल करना होगा और इसके ऊपर नज़र रखनी होगी, इसके ऊपर काम करना होगा, इसके ऊपर कवानीन को लाजिम करना होगा, जो सुकम मौजूद हैं कानून के अंदर उनको दूर करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वजीहा ज़फ़र, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वो सवाल जिनके जवाब आज तक हमें ना मिल सके कि हमारे अपने रिश्ते, हमारे अपना खून सफ़ेद क्यों हो जाता है, हमारा अपना खून अपने मकासद के हसूल के लिए हमें क्यों भूल जाते हैं। इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर कानून हैं वक़ास अब्रेज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ साइमन सलीम मौजूद हैं जो कि विक्टिम हैं और इनसे जानेंगे, इनके साथ इनकी मासूम बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, इससे मुतालिक जानेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, डिटेल इनसे हासिल करेंगे। कराची स्टूडियो से हमारे साथ नाज़िया मलिक साहिबा मौजूद होंगी, एंकर पर्सन हैं और क्राइम शोज़ करते रहे हैं और इसके साथ क्राइम शोज़ के अलावा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इन फैक्टर्स
को देखा है, इन तमाम तर सूरत हाल को कवर किया है, इनके एक्सपीरियंसेस से भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नुशाबा मनान भी मौजूद होंगी, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कुछ ही देर में ये हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नुशाबा, आपको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले बजाय इसके कि मैं बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, साइमन स्लिप साहब आप बताइएगा कि बच्ची है, मैं देख रही हूँ, मतलब मैं शायद बहुत तकलीफ़ थे ये बात है, ये बच्ची जली हुई है और आप इसके वालिद हैं, बताइए वाक़या हुआ कैसे था, क्या वजह बनी, किस तरह से हुआ, कौन लेकर गया? ये मेरी फूफी सास आई थी मेरे घर में ना, शदरे में मैं किराए पे रहता हूँ। ठीक है। और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, किसी का रिक्शा चलाता हूँ। और वो घर में आई है और मेरी बेगम को कहती है मेरी बच्ची नहीं ठीक, आप ना मेरे घर पे चलो एक हफ़्ता, मेरी बच्ची जो सी है वो ठीक हो जाएगी, आप आ जाना। जी। मैं 2 दिन के लिए उधर गया हूँ उन्हों को छोड़ के, तो मैं अपने घर में आ जाता हूँ वापस। जी। फिर दोबारा मैं 3 दिनों बाद जाता हूँ रिक्शा चला के ना, शाम के टाइम में उन्हों के घर में। जब मैं उन्हों के घर में जाता हूँ तो आगे देखता हूँ, मैं अपनी मिसिस को कहता हूँ बच्चे किधर है, तो मिसिस की आंखें भी चेंज और मिसिस की चाल भी जो सी है ना वो भी चेंज। अच्छा, अंदाज़ बदला हुआ था? अंदाज़ बदला हुआ था। वो मेरी बेगम लगती नहीं थी, जैसे कि 6 साल मेरे साथ रही है, मुझे पता चल जाता है कि ये क्या तब्दीली आई है। डरा देने वाली तब्दीली थी? हाँ जी। तो मैंने कहा बच्चे किधर हैं, मुझे कहती है आप इधर ही बैठो, मैं बच्चे ऊपर से लेके आती हूँ। हाँ। मुझे उस पर शक हो गया कि कभी इसने ये बात नहीं की मेरे साथ, ये बात क्यों की। अच्छा। वैसे ऊपर चढ़ती है सीढ़ियों पे और मैं उसके पीछे चला जाता हूँ। आगे जाके मैं वो कुआं जोन सा देखता हूँ, ऐसे सेंटर में लाल रंग का बकरा बजा हुआ है। अच्छा। और उसको फूलों से सजाया हुआ है बकरे को, वाइट कपड़े बांधे हुए हैं। अच्छा। और बच्चों के गले में रस्सियाँ थी, हाथ पांव बजे हुए थे। बकरा भी बांधा हुआ और अपनी औलाद को भी बांधा हुआ? हाँ जी। एक साइड पे ये इसको मरियम को बांधा हुआ था, एक साइड पे जॉर्ज को बांधा हुआ था। जॉर्ज के भी बच्चा इससे बड़ा है? हाँ, बच्चा छोटा है, ये मरियम बड़ी है। अच्छा। ये 3 साल की छोटे है। बच्चे को रस्सी डाली हुई थी? जी, ये गले पे निशान है इसके। जी मैं देख रही हूँ। और जैसे मैंने इन्हों को ऊपर गया हूँ, मैं खोलने की कोशिश की है, उन्होंने 4 लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया है। किसी ने मेरे बाल खींचे। 4 लोग कौन? एक मेरी फूफी सास थी, एक मेरी बेगम थी, एक उसकी बेटी थी और एक उसका बेटा था। जिस बेटी के लिए वो आपकी बेगम को लेके गई थी, आपकी फूफी सास, हाँ। उस बेटी ने भी आप पे हमला कर दिया? हाँ जी। तो जब वो हमला कर रहे थे मैं इन्हों को खोलता रहा हूँ। ये जब खुल गया ना मेरे से, एक बाजू में मैंने इसको ले लिया, एक में उसमें उसको ले लिया, बेटे को लिया, और मैंने बच्चों को छुड़वाया उन्हों से। तो जब मैंने ऐसे किया, उनको टकरें वगैरह मारी इधर उधर, और वो ऊपर भागी छत पे ना। अच्छा। तो मैं बच्चे उठा के नीचे को आ गया, बाहर मोहल्ले में ला के रख दिए। और मोहल्लेदारों ने देखा कि बच्चे छोटे छोटे थे, उधर भी खेल रहे थे ना, और औरतें भी खेल रही थी। उन्होंने देखा अंदर से ये बच्चे जख्मी उठा के लाया, लड़के लाया। अच्छा, तब और बच्चों के ऊपर से गले ना के उन्होंने, निशान थे? हाँ जी, ऊपर से ईंटें वगैरह मारी ना मुझे। वो मोहल्लेदारों ने बताया सब पुलिस को ना, तो वो कह रही थी कि तुझे भी मार देना और तेरे बच्चों को भी मार बच्ची देना। जली कैसे? ये उन्होंने ये ना कैंडल्स वगैरह लगाए हुए थे ऊपर अगर ना। हमारे कैमरामैन थोड़ी सी हिम्मत, ये बहुत चेहरे पे बच्ची के निशान है, गले पे निशान है, ये सारा पेट जला हुआ इसका ना, और बच्ची के पेट पे बहुत ज़्यादा निशानात हैं जलने की। ये मामला उठा भी बहुत था, बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे। ये वो विक्टिम बच्ची है, शायद आपने पहले इसको नहीं देखा होगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा निशान है और बहुत सारा जला हुआ अभी भी जिस्म है, जिसको शायद हम उस तरह से कैमरे के सामने नहीं दिखा सकें। बहुत सारी माएँ बहनें और बच्चियाँ बैठी हुई हैं। हमें 6-7 दिन आपकी बेगम अपनी फूफी सास के साथ रही, तो मगर उन्होंने आपने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया इतने दिनों के लिए? आप अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं गए? मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ, इन्हों को पैसे दे के आया हूँ, चीज़ें वगैरह ये उस टाइम ठीक थे। ऊपर वाले कमरे में मैं नहीं गया, नीचे वाले कमरे से होके ना मैं बाहर आ गया। अच्छा। रिक्शा लेके मैं 3 दिनों बाद मैं छिदरे से ना काम करता ना, रिक्शा चलाता वहाँ पहुँच गए आप? वहाँ पहुँचे शाम। ठीक है, उसके बाद आप अपने बच्चे ले आए, उन्होंने ईंटें बरसाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हॉस्पिटल में मैं लेके गया हूँ, अपने बड़े भाई के पास आया हूँ अनारकली। उसको मैंने बताया, उसने फ़ौरन। किस चीज़ से जलाया उन्होंने? ये मैम उधर चिराग वगैरह, जब पुलिस ने उधर जगह जगह निशान है। रेड मार के उनको पकड़ा ना, उधर रस्सियाँ बरामद हुई हैं, कैंडल्स बरामद हुए हैं, और रूह जो ये जादू क्या आपकी फूफी सास करती थी या उनके घर कोई आमिल आता था? ये जलाने की वजह क्या थी? क्यों जलाए बच्चे? वो फूफी सास जो उनसी है ना वो ही करती थी और उसकी बेटी करती थी।
जैसे वो उन्होंने बयान दिया ना थाने में कि वो कह रहे थे इन्हों में जिन है, इन्हों में कोई जिन नहीं थे, ये मेरे बच्चे पाक थे, अच्छे भले खेलते थे, मासूम बच्चे हैं। अच्छे भले खाते पीते थे। जहाँ पे मैं छदरे में मैं रहता हूँ उधर आप देखें जाके, उधर काफ़ी बच्चे हैं छोटे छोटे जो किसी को कोई साया नहीं है। आपने बताया जब आप अपनी बेगम से मिले उनकी आंखों का रंग बदला हुआ था, उनके चाल ढाल अंदाज बदला हुआ था जी। तो उस हालत में आपकी बेगम ने आपसे कोई बात तो की होगी, गुस्से में कुछ कहा तो होगा। वो चाहती क्या थी? अपनी औलाद को जला दिया? कुछ नहीं, उसने ना मेरे से कोई बात नहीं की, उसने बस यही कहा कि आप नीचे बैठो, मैं बच्चे नीचे नहीं, उसकी ख्वाहिश क्या थी जब आप बच्चों को लेकर भागे हैं? कुछ तो वो कह रही होगी कि जब मैं उधर से लेके भागा हूँ ना, ऊपर से वो ईंटें मार रही थी और कह रही थी उसकी फूफो और वो और उसकी बेटी कि तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे बच्चे भी मार देंगे, ये जिंदा नहीं बचेंगे, ये जिन हैं ये नहीं बचेंगे, तुम बचा के कोशिश कर लो, ये मर जाएंगे जाते ही। तो लेकिन अभी जिंदा है। आपको पता था आपकी फूफी सास जादू करती है या इस किस्म का कोई काम करती है? मैं उनके घर इतना जाता ही नहीं था। ठीक है, ना मैं कभी मिलता। अभी कानून इस सारी सूरत हाल पर इन नौसरबाजों के हवाले से इन जानी आमलों के मुतालिक क्या कहता है, इस पर तो बात करेंगे। मगर इसके अलावा साइकोलॉजी इसके मुतालिक क्या कहती है? एक माँ अपने बच्चा को पैदा करती है, उसको मोहब्बत देती है, उसको उनसियत देती है, एक बाप उससे प्यार करता है। जब वो बच्चे थोड़ा सा संभल जाते हैं फिर ऐसा क्या होता है कि एक माँ, हर माँ के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अब आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। नौशाबा आपकी तरफ आएंगे। नौशाबा, ऐसा क्या होता है? एक माँ तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, फिर ऐसा क्या होता है कि वो उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाती है, उसको जलाने के लिए तैयार हो जाती है, उसको जाली आमिलों के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है? इससे क्या मकासद होते हैं? कुछ ऐसी सीधी रखो बस। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके मदद करने का। इंतहाई तकलीफ़ तो होता है, ऐसे दिलसोज जो वाक़यात हैं जब माशरे में आते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लेटर ऑन सब के ऊपर, ख़ासकर जिस वक्त मीडिया के थ्रू आवाम सब देखते हैं। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल हम अपने देखने वालों को बताएंगे, सबको पता है कि माँ की मोहब्बत के ऊपर कोई शक नहीं है। माँ की मोहब्बत पे हमारे अल्लाह ने, रब ने भी 70 माओं जितना अपनी मोहब्बत को भी रिलेट माँ की मोहब्बत से किया। ऐसे वाक़यात का ताल्लुक़ माँ बाप या किसी और चीज़ से नहीं। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा हो तो एक वाक़या आया था कि एक माँ अपने बच्चे को खून उसका पी रही थी, उसको खिलाती थी और उसका खून पीती थी। देखिए, जो सबसे ज़्यादा चीज़ आइडेंटिफाई करने की है, जिसके ऊपर मैं बारहा आप लोग भी काम कर रहे हैं, 92 चैनल का इसके ऊपर बड़ा रोल है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इर्द गिर्द जो ज़हनी, पहले मेंटल हेल्थ के ऊपर कि कौन से ऐसे ज़हनी मरीज़ मौजूद है। इस किस्म के जो वाक़यात हैं, कोई भी एक जी अक्ल शख्स जो है वो ऐसा हरकत नहीं कर सकता। हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हमें बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता हमारी बीवी है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, क्योंकि हम रिश्तों के अंदर इतने कि वो एग्रेशन है, वो इस किस्म के वाक़यात हैं। उनका रीज़न 2-3 हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि आपके जो जैसी ये खातून कर रही हैं, इनकी ज़रूर जो है एक जो ज़हनी हालत के ऊपर आपको शक होगा, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को, एक जानवर भी अगर आप देखें तो जानवर की जिबिल्लत के अंदर भी ये जिबिल्लत के अंदर मोहब्बत है। अगर वो अपनी जिबिल्लत से हट रहा है या अपनी नेचर से हट रहा है तो इसका मतलब है कि उसके कोई ऑर्गेनिक कॉजेज हैं और ये बीमारी है। जैसे बाकी बीमारियां, इस तरह ज़हनी बीमारी भी एक बीमारी है, इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे इन तमाम फैक्टर्स पर तो बात किया, मगर स्टेट इसमें अपनी जिम्मेदारी कहाँ पर पूरी कर रही है? कानून क्या कहता है? क्या हमारे मुल्क में, हमारे कानून में कोई ऐसे शक मौजूद है कि इन नौसरबाजों के खिलाफ, इन आमिलों के खिलाफ और उन पेरेंट्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सके जो इन जाली पीरों के पास अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? वक़ात से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। बात हो रही है उन जाली आमिलों की, नौसरबाजों की, जिनके हत्थे चढ़ जाते हैं, पेरेंट्स
जिनके हत्थे चढ़ जाते हैं, नौजवान जिनके हत्थे चढ़ जाती हैं, वो मासूम बच्चियाँ, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मुख्तलिफ पहलू हमने आपके सामने रखे, मगर हमारा आइन या हमारा कानून क्या कहता है? क्या कानून के अंदर ऐसी कोई शिक मौजूद है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उन पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं? अब तक कितने वाक़ात रिपोर्ट हो चुके हैं या क्या कुछ इसके अगेंस्ट किया जा चुका है, ये हम जानेंगे वक़ास से। वक़ास साहब, आप बताइएगा कि हमारे कानून में क्या कोई ऐसी शिक मौजूद है कि इन नौसरबाजों से आवाम को छुटकारा दिलाया जा सके, इन जाली आमिलों से, जाली पीरों से आवाम को बचाया जा सके? स्टेट अपनी जिम्मेदारी कहाँ पे पूरी करती हुई आपको नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले इस मुजरिमाना, कातिलाना, बागियाना और फासिकाना फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। देखिए, जहाँ तक हमारी सोसाइटी का ताल्लुक़ है, इस सोसाइटी के अंदर जो जैली पीर, हमारे जो आमिल, बंगाली बाबा, ये सारा जो ऐसा जो ट्रेंड हमारी सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, इट हैज़ क्लाइंब टू मैनकाइंड लाइक इनक्योरेबल डिजीज़। और हमारी सोसाइटी का एक जो 5 से 10% एक तबका है जो इलिटरेसी से गुज़र रहा है, उन लोगों का तांता बंदा नज़र आता है आप लोगों को, इन लोगों के श्राइन्स पे, इन लोगों के जहाँ पे भी ये फटे लगा के बैठते हैं, ये जो दरगाह खानकाहें का नाम दे देते हैं। जहाँ तक इसके लीगल आस्पेक्ट का ताल्लुक़ है, देखिए, हमारे आइन का आर्टिकल 2A जो करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 को पेश की गई और उसको लेटर ऑन जो 1973 के आइन का हिस्सा बनाया गया 2A के तहत, उसके अंदर स्टेट इंश्योर करता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इसी तरह आर्टिकल 37 और 227 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर दिस इज़ क्वाइट मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी अपॉन द स्टेट टू इंश्योर द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एंड टू eradicate एंड एलिमिनेट ऑल द सोशल ईवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। जो आपने क्वेश्चन किया कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, डेफिनेटली आर्टिकल 37 जो हमारे आईन पाकिस्तान 1973 के आइन के तनाजुर में देखें तो आर्टिकल 37 जो है एक मैंडेटरी, एक ऑब्लिगेटरी पोजीशन इम्पोज करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि वो ऐसे तमाम नौसरबाज जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल ईवल्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनका सदेबाब, इनके इंसदाद के लिए कवानीन बनाएं। और यहाँ पे जो द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड पिवटल थिंग इज़ डैट कि 2017 के अंदर सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया जिससे प्रिवेंशन ऑफ विचक्राफ्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस बिल के अंदर 21 दफ़ात को शामिल किया गया और इस बिल के अंदर इन चीज़ों को बड़ा क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई भी जाली पीर, कोई भी जाली बाबा, बंगाली बाबा या ब्लैक मैजिक, वर्ड ब्लैक मैजिक का भी इसके अंदर यूज़ किया गया है, ऐसी चीज़ को सोसाइटी में प्रमोट करता है। इसका सेक्शन 10 इज़ क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड, इट्स एब्सोल्युटली लुमिनियस एंड लूसिड। अगर कोई भी ऐसा शख्स जो सोसाइटी के अंदर इस कल्चर को प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है, पब्लिकेशन करता है, सर्कुलेशन करता है, बाय एनी मीन, बाय एनी सोर्स, आप सोशल मीडिया पे करें, आप मोबाइल के थ्रू करें, आप व्हाट्सएप के थ्रू करें, आप दीवारों पे लगाएं, सेक्शन 10 इस क्रिस्टल क्लियर। और अगर जो करता है उसके लिए जो पीनल दफ़ात इनके अंदर शामिल किए हुए सेक्शन 3 और 4, उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो सेक्शन 3 और 4 जो इसकी पनिशमेंट डिस्क्राइब करता है उस ज़ाब्ते के अंदर वो है 7 साल। और मैं ये समझता हूँ ये आप जो नेक्स्ट जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन राइजेस के अगर हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है, हमारे पास लॉ मौजूद है, तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले ये कि इस एक्ट को आए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजरा है और अवाम के अंदर इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अवाम को एजुकेट करने की और मॉडरेट करने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक एक्ट मौजूद है और उस एक्ट के अगर हम नकात को देखें, उसको दफात को देखें, अगर हम कानूनी यानी को चश्मा पहन के देखें, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग द लीगल एक्सपर्ट, जो चीज़ें मैं देखता हूँ उस एक्ट के अंदर, मैं ये समझता हूँ दिस इज़ द फाइनेस्ट एक्ट अगेंस्ट ऑल दीज पीपल, ऑल दीज कल्प्रिट्स जो सोसाइटी में पैनिक, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। पुलिस को भी इसकी कॉग्निजेंस दी गई है कि वो इस्तगासे के तौर पे इसको ले सकते हैं, इसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर सकते हैं और एक प्राइवेट पर्सन जो कि अग्रीव्ड है इस ऑफेंस से, ही कैन आल्सो लॉन्च द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। बड़ा सिंपल ज़ाब्ता है, जिस तरह इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटीज़ नहीं है, कोई जॉर्गन, कोई गैब्रिश तरीक़ाकार नहीं रखा गया, आम है, सादा रो है, ताकि पाकिस्तान के वो तमाम अवाम, ज़्यादातर आप देखते हैं कि इस एक्ट में सिर्फ वो लोग
जो अग्रीव्ड पर्सन है, कि जो जहालत में सफरिंग कर रहे हैं, जो जाहिल लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं। देखें, कभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी बहुत कम रेशो है जो कि जैली आमिल इन बाबों के हाथों चढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह नुशाबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट दुआ है, अगर हम इन पीरों के साथ, इन फ़कीरों से लेने जाते हैं, वो हमारी माँ की दुआ है। माँ की दुआ और बाप की दुआ, जिस तरह जामे तिरमिज़ी की हदीस है, उसके अंदर कोई हिजाब नहीं, उसके अंदर अल्लाह ताला के अंदर और इंसान के अंदर, माँ बाप की दुआ के अंदर कोई पर्दा नहीं, कोई हाल नहीं जब माँ ही ऐसा कर जाए वकास, तो उसके बाद क्या कहा जा सकता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी नौशाबा, आप बात कर रही थी। जी देखिए, मैं सुन तो रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं थोड़ी सी तकलीफ़, अगर आप हमें देखते हैं, हम बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोल रहे हैं, बाहर इससे पहले बैठकर हम सेशंस वगैरह तो कर ही रहे थे, अस्पतालों में बैठकर भी देख रहे थे कि इतने लोग और बच्चियाँ जली हुई आ रही हैं। ये कानून की बात करते हैं, मुझे बताएं, ऐसे कानून और ऐसी लेजिस्लेशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं, कानून तक रसाई ऐसे लोगों की कहाँ। हमारे अभी एक चीज़ मुझे इतने अफसोस होता है, जिसके ऊपर मैं बहुत शोर डाल रही हूँ आजकल, कि आप खुदारा मेंटल हेल्थ को आप प्राइमरी वैल्यू दें। हमें मतलब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, मुल्की सतह के ऊपर ये अवेयरनेस, ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि आप आइडेंटिफाई करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरे पास, मैं सपोज इधर से 1.5 घंटे की ड्राइव पर हम अगर जाते हैं KPK की तरफ, हमने वहाँ पर काम किया एक अस्पताल में सरकारी, मैं 200-250 बच्चियाँ आ रही हैं, और वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के जी है, वो बेसिकली एक जहनी बीमारी है। लाइक कोई भी दिमाग, कोई भी ट्रॉमा होता है, बॉडी रिटेलिएट करती है उस ट्रॉमा के अगेंस्ट। वो पहले हिस्टेरिया कहा जाता था, अब उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। अब वो जब बच्चियां हमारे पास उस वक्त लेकर आते हैं जब उनको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी रिटेलिएट कर रही होती है, और वो हाथ पांव मुड़ जाते हैं, उसको ले जाते हैं जिनके पास वो निकालने, किसी आलिम के पास, वो उसको जलाता है, उसके साथ ज्यादती का उसको शिकार करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, अस्पतालों में लेके आते हैं। अब आपको एक और तकलीफ की बात ये बताऊं मैं, कि अस्पताल जिस वक्त वो सरकारी आते हैं, वहां पर काउंसलिंग कोई नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि डायग्नोज क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, ऐसे फैमिली को क्या साइको एजुकेट करना है। उधर ये बताया जाता है कि ये एक ज़हनी बीमारी है, उससे बच्ची ने कोई ट्रॉमा, कोई एग्रेशन है, उसको शादी की इजाज़त नहीं मिल रही, उसके कोई हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही है, उसकी कोई, ये एक हमारा जो आज और मैं और आप बैठे देख रहे हैं, ये जो जिनके पास ये असेस है, ये शायद हमारे माशरे का 5% हिस्सा भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 95% हमारी सोसाइटी जो रूरल एरियाज में ऐसी है, जिन तक ना तो आपके कानून की रसाई है। कानून क्या कानून उस वक्त तक कानून हम नहीं मानते जब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जब तक उसकी अवेयरनेस नहीं है। आज आपने ये लॉ बताया, मुझे बता दें किसी, हमें नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं ये लॉ की जो बात आप नुशाबा कर रही हैं, ये तो शायद मैंने भी पहली दफा वकास साहब से सुने, आपने भी पहली दफा सुने। साइमन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेंगे। मैं नुशाबा आपकी तरफ आती हूँ, इन कवानीन से मुतालिक आम आवाम की आगाही कितनी है जानेंगे, मगर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है अब्दुल वासे झंग से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्दुल वासे, क्या बात करेंगे आप? जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया। मैं काफी दिनों से आपके प्रोग्राम में कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल लग नहीं रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो मैं इस टॉपिक पे, आपने आज का जो टॉपिक किया है, ये बहुत ही अच्छा मौजू आपने इससे इंतखाब फरमाया है। और हमारे जो आज के माशरे के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनको कोई नफ्सियाती मसला होता है या कोई प्रेशर घर का होता है, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो गया, हमारे ऊपर ये किसी ने जादू टोना कर दिया। होता ऐसा नहीं है। होता यही है कि हम एक चीज को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। जब अपने ऊपर एक चीज को हम हैवी करते हैं, तो फिर हम जाते हैं ऐसे जेली पीरों के पास, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहाँ पे हम अपनी इबादत जाया करते हैं, अपनी हर पैसा भी जाया किया, अकायद को भी जाया किया, सब कुछ जाया किया। सिर्फ मेन मसला ये है कि हमारा बिलीव अल्लाह की जात से नहीं है, हमारा बिलीव अल्लाह की जात से हट गया। बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वासे कि बिल्कुल आपने ये जो बात की है कि अल्लाह से बिलीव हट गया। जब अवाम की आगाही की बात करते हैं तो साइमन साहब से मैं बात कर लेती हूँ। साइमन साहब, आपको जिन कवानीन की वकास से आपने बात की है कि कानून ये कहता है जाली आमिलों से मुतालिक अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से करना चाहिए, जब आपके बच्चों के साथ ये वाक़ा पेश आया, आपको पता था कि मुल्क में कोई कानून मौजूद है,
कुछ हो सकता है इसके खिलाफ, या बस पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना ही आपने समझा काफ़ी है, या पुलिस खुद आ गई? आपको पता था इन कानूनों का, कि कवानीन का, कि हमारे मुल्क में ये कानून भी अगर ऐसा होगा तो इस तरह से किया जाएगा? नहीं मैम, मैं अपने जब भाई के घर आया हूँ, उन्होंने मीडिया पे ये बात चलाई, हाँ। तो उसके बाद यानी आपने मीडिया की सिर्फ आपकी फैमिली ने हेल्प ली, आप लोगों को कानून का नहीं पता था नहीं पता कि मुल्क में कोई कानून भी मौजूद हाँ है? जी। जब नाजिया ये सूरत हाल होगी कि आवाम को ही नहीं पता होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी, उनको जगह जगह जाली आमलों के पम्फलेट्स तो नजर आएंगे, लंबे लंबे से बड़े बड़े से नंबर तो काले रंग में लिखे हुए नजर आएंगे, जब उनको कानून का ही नहीं पता होगा तो वो करेंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ पर अभी एडवोकेट साहब ने ये कहा कि वो तबका जो बहुत गरीब है या जो अनएजुकेटेड है वो इस तरफ जाता है। मैं फिर एक बात को मैं लोगों तक पहुँचाऊँगी कि कमज़ोर तबका, जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता, जिनकी फैमिली में बड़ा लोगों जो कमज़ोर फैमिलीज़ होती हैं उनमें ख़वातीन ज़्यादातर शामिल होती हैं जिनकी बात कोई सुनी नहीं जाती घर में। आपस में इसलिए कहते हैं कि फैमिलीज़ का एक होना, मोहल्लों का एक होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस औरत को या जो कमज़ोर इंसान है उसको ताकत मिले। जब वो कहीं पर भी नहीं जाता, एक शख्स जॉब के लिए 50 जगह पर जाएगा लेकिन उसको जब जॉब नहीं मिल रही होती कहीं पर, तो वो यही समझता है कि शायद मुझ पर कोई अमल हुआ है, क्योंकि माशरा उसको जो है वो बहुत पीछे धकेल देता है, माशरा उसे डिग्रेड कर रहा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई कमजोरी उस तक आ जाती है। तो बेसिकली जो जहनी जो तनाव जो आता है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, बहुत सारे इसमें जहनी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो कहीं पे ताकत तलाश करता है, और वो ताकत तलाश करने के लिए ही इन लोगों पर जाता है क्योंकि वो उनको भरोसा देते हैं, उनकी सुनते हैं कि हम आपको ताकत देंगे। बहुत जरूरी है ऐसे डॉक्टर्स का भी होना जो आकर जो स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी, ताकि लोगों की वो बात सुन सकें, उनको वो समझा सकें, बता सकें। और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जो आमिल इस वक्त बाहर हैं, आप सोच नहीं सकते कितना पैसा वो लोगों से लेते हैं। लड़कियां एक दफा जाती है, कोई अपनी सोने की चेन दे देता है, कोई अपने सोने के जेवरात दे देता है, कहीं पर लोग अपने पैसे दे देते हैं। चले एक दफा तो उनका वो लूट गए, लेकिन आप ये सोचें कि उनके पास होता ही इतना है, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो सिर्फ रोने धोने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगेन उनके लिए कोई सजा होनी चाहिए कि अगर उन्होंने लूट भी लिया है तो आवाम कहाँ पर जाए, किससे जाके शिकायत करे, और अगर शिकायत कर भी देती है तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा, कैसे जाए, और आवाम की सुनवाई हो कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पर हो, सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट के ऊपर नहीं डाली जा सकती। जी निशाबा, आप कोई बात कर रही थी? जी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसी को बातों को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। इनके मसाइल के जो हल है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको जरा 3 माशरे में काउंसलिंग लोग कर रहे होते हैं, जो रोल होता है असातिज़ा का, मीडिया का और माँ बाप का। ये वो लोग होते हैं जो तरबियत का हिस्सा होते हैं, जो शऊर पैदा करते हैं, जो आगही या अवेयरनेस पैदा करते हैं। आप देखें कि माशरा जो है, आपके फ़र्क देख लें कि रूरल एरियाज़, मेरे पास रिसेंट की मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप तक आ जाए। जैसे अभी ये सैमुअल साहब बैठे हैं, इन तक अवेयरनेस नहीं थी, इनको ये पता नहीं था कि ज़हनी बीमार, मेरी बीवी बीमार भी हो सकती है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन उधर तो नहीं है, लेकिन रिसेंट एक केस मेरे पास आया जिसमें बच्ची को लेकर वालिदैन आए। वो स्कूल की टीचर थी जिसमें बच्ची को पेपर नहीं देखा, उसको जिन नज़र आता था, कोई आधा सर नज़र आता था। उसके सेशन हुआ, वो बेहोश हो जाती थी और वो पेपर नहीं दे सकती थी। उसके 4 सेशन के बाद वो इस काबिल हो गई बच्ची के पेपर दे, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गया था कि उस बच्ची को कोई स्ट्रेसर था। देखिए, जब कोई परेशानी या कोई ट्रॉमा होता है ना किसी भी इंसान को, तो बॉडी उस ट्रॉमा के अगेंस्ट रिटेलिएट करती है। लोग उसको जिन्नात और तोहम परस्ती का 1-आधा% हिस्सा होता है, लेकिन उसमें कोई जिस्मानी बीमारी भी हो सकती है, उसमें कोई ज़हनी परेशानी, उस बच्चे की परेशानी हो या जिस्मानी बीमारी, दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं उस शख्स के अंदर या उस केस के अंदर, जरूरी नहीं होता। उसकी जो वालदा थी, उसकी जो मुझे जरा वाइंड अप करने, उसकी वालदा क्योंकि टीचर थी, वो पढ़ी लिखी बाशऊर खातून थी, वो मेरे पास लेकर आ गए तो मामला ठीक हो गया।
यही चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें ऐसे केसेस जैसे आज आप प्रोग्राम करें, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें मुल्की सतह के ऊपर भी मीडिया का किरदार, असातिज़ा का स्कूल में जो किरदार है वो अपना प्ले करे, और माँ बाप अपने बच्चों को, और ख़ातून की मैं नहीं कह चाहती कि हम ये कह दें कि माएँ ऐसी होती हैं या वालिदैन ऐसे होते हैं। ये हमारी पर्सनल जो ग्रूमिंग या पर्सनल, आप अपनी ज़ात की गलतियां दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें आइडेंटिफिकेशन करनी, आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। हर शख्स को अपने बिहाफ के ऊपर इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ हम स्टेट के ऊपर नहीं डाल सकते। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है सईद रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। जी सईद, क्या बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। हेलो जी 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 सईद, मैं आपकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, बात कीजिए। अच्छा, तो मैं ये एक्सपीरियंस भी है और अपना मैं बता रहा हूँ कि ये जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और जो व्हाट्सएप और यूट्यूब के थ्रू जो पिक्चर्स और ये वीडियोस डाउनलोड करते हैं, ये जैली अमल, और उससे पूरा पाकिस्तान इम्प्रेस होता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने 2 जगहों पे देखा, एक मरी में देखा और एक यहाँ पर हमारे पिंडी में कलर सईद है, वहाँ पर मैंने देखा है हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और वहाँ पर वो जो पीर साहब हैं वो मतलब मुझे एक तो उनके जो लफ्ज़ होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। मैं तो कहता हूँ आपका जो ये चैनल है, मीडिया है, इन आमलों को जो ये इस तरह की नौसरबाजी कर रहे हैं, अपनी जैसे दूसरे चैनल हैं अपने वो बंदे भेजते हैं और उनको करते हैं, इस तरह आपका भी चाहिए कि कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए और इनको बेनकाब करें इन जैसे हमलों को। और अवेयरनेस यही है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हम अल्लाह की तरफ रुझान हमारा कम हो गया, दीन की तरफ हमारा रुझान कम हो गया है। ये भी जो बात कर रही थी माहिर नफ्सियात नौशाबा मनान साहिबा, बहुत खूबसूरत इन्होंने बातें की हैं। हमें अब सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो समझता हूँ, जो मेरे नज़दीक है, वो दीन से दूरी है। दीन से दूरी की वजह से ये सारे मसाइल जो है हमारे इर्द गिर्द पैदा हो रहे हैं। सईद, आप हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। बात हो रही थी जिम्मेदारी के ऊपर। वक़ार साहब, सिर्फ स्टेट को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और यकीनी तौर पे अगर 92 में सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस मामले को उठाया गया तो हम इसको मज़ीद भी आगे बढ़ते रहेंगे और बेनकाब करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। मगर आपको लगता है कि बार्स को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी? अगर एक कानून बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं बार्स की तरफ से, अगर ये जिम्मेदारी पूरी की जाए, स्टेट तो एक कानून देगी आपको, उस चीज़ को पूरा भी किया जाएगा, फिर बार्स उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, कबूल भी कर लिया जाएगा, तो बार्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले में पूरी नहीं कर सकते? हर शहर में मौजूद हैं ये कोर्ट्स, वहाँ पर ये जिम्मेदारी क्यों नजर आती है? जी बिल्कुल बिल्कुल सरवत, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह नुशाबा ने बात की, नाजिया ने बात की कि कानून पे अमल दरामद नहीं करवाया जाता। देखिए हमारे सामने एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, मेरी राइट साइड पे बैठे हुए हैं, इनकी FIR रजिस्टर हुई है और जितने भी एक्यूज़ थे वो जेल में हैं। तो कानून की इन्फोर्समेंट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम ये कह दें कि सोसाइटी के अंदर हमारे लॉ नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, तो ये कहना गलत है। जो कि हमारे सामने एक प्रेसिडेंट है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि ये मामला मीडिया पे उठाया, उसके बाद ये FIR दर्ज हुई, वरना वो तो कानून से लाइल्म थे, कानून से नाइलम थे। और जो आपने बात की, लेकिन कानून के अमल दरामद होने पे कोई शक व शुबा नहीं, चाहे वो सोसाइटी के अंदर 30% उस पर अमल दरामद होता है या 40%, लेकिन कानून हरकत में ज़रूर आता है। और जो आपने बात की कि हम सोसाइटी को कैसे अपडेट करें, उसमें सबसे पहले वकला की जिम्मेदारी, चूँकि हमारा लीगल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और हमारे बार एसोसिएशन जिस तरह आपने तज़किरा किया, हमारे कंधों पे सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उसके बाद मीडिया जो इस सोसाइटी की आंख भी है, इस सोसाइटी का कान भी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह नाजिया ने बात की, नुशाबा ने बात की, आप हैं, हमें सोसाइटी को अपडेट करने की ज़रूरत है। इससे पहले सोसाइटी को हम अपडेट करें, हमें खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, खुद को एडिफाई करने की ज़रूरत है, खुद को नॉलेज के साथ इक्विप करने की ज़रूरत है। और जो लेटेस्ट नॉलेज या लेटेस्ट लेजिस्लेशन है, मीडिया से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है, हमें चाहिए। इस मुल्क में एक वकील है, कोई सहाफ़ी है, कोई सियासतदान है, कोई उस्ताद है। आज हमारी मॉरल ड्यूटी बीइंग द सिटीजन ऑफ स्टेट, जिस तरह आपने बात की कि हर चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट पे और फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, बल्कि बीइंग इंडिविजुअल ऑफ दिस स्टेट हमारी जिम्मेदारी। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, सोसाइटी को मॉडरेट करें, तो डेफिनेटली जिस तरह इनके केस में मीडिया ने इनकी हेल्प की, उनको अवेयर किया, तो पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर किया। इसी तरह अगर हमें कोई बैनर नज़र आता है, हमें कोई पंफलेट नज़र आता है, हमें सोशल मीडिया पे कोई चीज़ नज़र आती है, तो बीइंग द
सिटीजन ऑफ स्टेट हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है हम उसको इंटीमेट करें, हम वहाँ पे FIR रजिस्टर करवाएं। हम क्यों डरते हैं? अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं जो हम अगर उसको परफॉर्म करने से कासी है, तो फिर हम किस तरह स्टेट से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट अपनी फंक्शनिंग जो इसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बताते हुए उसको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी हर जगह पर, हर मकाम पर सबको पूरी करनी होगी। हमारे साथ नौशाबा मौजूद थी, नौशाबा मनान इस्लामाबाद से। नौशाबा आपका बेहद शुक्रिया। वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकास आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजिया मलिक साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद थी। नाजिया थैंक यू सो मच। और बच्ची के वालिद साइमन सलीम भी हमारे साथ मौजूद थे अपनी बच्ची के साथ, आपका भी बेहद शुक्रिया। जानने की ज़रूरत यह है कि ईमान की ज़रूर कहीं ना कहीं मौजूद है। खुदा से मांगिए, इन जाली आमिलों नौसरबाजों से बचिए, जहाँ तक बच सकते हैं इनसे बचिए। और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं कहीं वो आपका वहम तो नहीं। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके इस वहम में क्या कोई हकीकत भी मौजूद है। जो चीज़ आप अपने दिमाग में अपने बच्चों से मुतालिक इन जाली आमिलों की बातों में, इन नौसरबाजों की बातों में आकर सोच लेते हैं, तो ज़रूर जानिए, एक बार ख़ुद को झंझोड़िए, अपने बच्चों को सामने रखिए, अपने खून को सामने रखिए, अपने रिश्तों को सामने रखिए और ज़रूर देखिए, ज़रूर सोचिए कहीं ये आपका वहम तो नहीं जो आप करने जा रहे हैं। क्या आपकी इस सोच में कहीं कोई हकीकत मौजूद है? तो फिर इसका वाहिद और सही हल है कि खुदा से मांगिए, डॉक्टर्स के पास जाइए, ना कि इन जाली आमिलों के पास जो आपके बच्चों का वो हशर कर देते हैं जो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अभी के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। इस शो के मुतालिक, आज के इस एपिसोड से मुतालिक ट्विटर पे हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पर अपना फीडबैक दीजिए। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। सुबह सवेरे